हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने बच्चों इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, ये जो प्रॉपर्टीज है वो खास कर हम अभी दो ऑपरेशन जो है फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, महत्वपूर्ण दो ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, प्लस और माइनस, जिसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसमें हमने एडिशन के बारे में ऑलरेडी देखा था कि एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करते हैं। उसमें हमने देखा था बच्चों पहले से क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हम रिकेप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको याद आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज देखा था। एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये हमने देखा कि अगर a प्लस बी, यानी कि a और b अगर कोई इंटीजर्स है, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटीजर्स मतलब क्या है। ठीक है, जिस दिन आप इंटीजर्स का नाम सुनो या तो आपके सामने कोई इंटीजर्स की बात करे, आप तो ये समझ लो कि आपके सामने उस नंबर्स की बात हो रही है जिसमें 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एज इट इज -1, -2, -3, ऐसे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, और ये कहाँ तक एक्सपांड होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक एक्सपांड होते हैं। इस टाइप के नंबर्स की बात आपके सामने हो रही है तो समझ लेना वो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में ये देखा था कि अगर कोई दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट्स में आपको इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक है, ये हमने देखा था। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में भी हमने यही देखना है कि क्या दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या हमें इंटीजर्स मिलता है। चलो देखते हैं। अगर एग्जांपल हम ले इसके बेस पर पहले, तो मैं कोई भी दो इंटीजर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं पहले तो सब्ट्रैक्शन की सिंबल लगा दूंगा कि मैंने ये माइनस का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे ये जो मैंने दो एम्प्टी ब्रैकेट बनाए, उस एम्प्टी ब्रैकेट में मुझे बच्चों क्या रखना है? इंटीजर्स रखना है। तो चलो इंटीजर्स रख देते। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है -7 और यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी इंटीजर्स, जिसकी मैं पॉजिटिव 10 रखूँ, तो -7 और 10, क्या ये दोनों पहले तो इंटीजर्स है? Yes, definitely -7 and 10 is both are integers. And now if I try to subtract the 10 from -7, then which result I want to get? -7 को अगर 10 के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है मेरी इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टूड करने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि -7 माइनस और यहाँ पे 10 कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर है। देखो 10 सिर्फ 10 नहीं है, अब हम 10 को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। -7 को सिर्फ -7 भी बोलना नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर्स बोलना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 10 पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है यानी माइनस, तो माइनस और प्लस बनकर होगा ये माइनस। ठीक है, नेगेटिव प्लस यानी माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे होगा 10, तो -7 -10, तो टोटल ये रिजल्टेंट्स कितना देगा आपको? -17, क्योंकि दोनों इंटीजर्स के पास बच्चों सेम साइन है। तो जब सेम साइन होती है तो हम एडिशन करते हैं 10 और 7 का, और हमें रिजल्ट में मिलता है -17। ठीक है, 10 के पास माइनस की सिंबल थी, इसीलिए 17 के पास भी नेगेटिव अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मिल गया -17। तो अब -17 है जो -17 भी इसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है एक्चुअली? ये भी तो एक इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस आप निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? इंटीजर्स ही मिलेगा। जैसे कि मैंने दो इंटीजर्स टेक किए, सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि दोनों का डिफरेंस मैंने फाइंड किया, रिजल्ट में आपको इंटीजर्स ही मिला बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो गई। एडिशन प्रॉपर्टी हमने देखा। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे काम कर रही थी, यहाँ पे भी वैसे ही ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी उल्टा फुल्टा करना पर आंसर सेम लाना। हाँ सही समझे आप, उल्टा फुल्टा करना पर आंसर सेम लाना। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वर्ड तो आपने एडिशन प्रॉपर्टी जब इससे पहले वीडियो लेक्चर पार्ट था उसमें भी आपने ये नाम तो सुना है बच्चों, है ना, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है।
वहाँ पे आपने ये देखा था कि अगर a प्लस बी करे या तो b प्लस ए करे, आंसर आपको सेम मिलता है। a प्लस बी और b प्लस ए करने से जो भी आंसर मिलता है, बोथ साइड्स आर गेटिंग सेम आंसर। आपको सेम नंबर मिलता है। जब आपने दो इंटीजर्स को प्लस करना होता है तो ये मैटर नहीं करते कि पहले कौन सा इंटीजर्स आप रखेंगे, या तो आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। अच्छा, ये तो बात थी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। जब आपको प्रॉपर्टी चेक करनी होती है अंडर एडिशन प्रोसेस, ये तो हम सब्ट्रैक्शन के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, पर इससे पहला वीडियो लेक्चर था वो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के लिए था। अगर आपने वो नहीं देखा है और डायरेक्ट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे समझ में आई थिंक बहुत कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं होती। क्या सुना आपने? क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो सब्ट्रैक्शन अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ओबे होता है, फॉलो होता है। जैसे क्या होगी, अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज भी बच्चों फॉलो नहीं होगी। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर a और b आपने दो इंटीजर्स टेक कर लिए, ठीक है, और उसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे यानी कि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट में आपको जो मिलेगा वो बच्चों इक्वल बिल्कुल नहीं होगा जब आप इसकी प्लेस रिप्लेस कर देंगे एंड देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जब आप यहाँ पे जब आप इसकी प्लेस रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कि पहले मैं b रख लूँ देन a रखूँ, तो आंसर जो है बच्चों, आंसर सेम नहीं आएगा जब आप इसका b सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी आप इसका जब डिफरेंस निकालेंगे। अगर साइड में हमने देखा था कि जैसे कि मैं दोनों प्रॉपर्टीज का साथ में आपको रिजल्ट बनवा दूं कि पहले हमने देखा था कि अगर a प्लस बी करूँ या तो मैं b प्लस ए करूँ तो आंसर मुझे सेम मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या कहती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं लिखूँ -10 और -7, उसका अगर मैं प्लस करूँ, ठीक है बच्चों, तो आंसर में कितना होगा ये -10 -7, देन आंसर गेटिंग -17। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी मैं रिप्लेस चेंज कर दूँ, -7 कर दूँ, यहाँ पे -10 कर दूँ एंड देन प्लस, देन -7 -10 इज गेटिंग अगेन -17। अब यही एग्जांपल को मैं यहाँ पे टेक करता हूँ, किसके लिए? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के लिए अगर मैं टेक करूँ तो देखिए, a माइनस बी करने से और b माइनस ए करने से, आपको याद रहे यहाँ पे कि a और b हमारे कोई ना कोई इंटीजर से बच्चों, ठीक है। तो a माइनस बी और b माइनस ए करने से क्या रिजल्ट सेम मिलेगा? चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे -10 रखूँ, यहाँ पे -7 रखूँ, b की जगह पे मैंने -7 रखे, a की जगह पे मैंने -10 रखे, और इस दोनों के बीच में ये जो नेगेटिव वाला सिंबल है यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला जो सिंबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इस सब्ट्रैक्शन की जो सिंबल है वो यहाँ पे लगानी अभी बाकी है। तो पहले मैं उसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा मेन एम है कि हम अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे बोथ साइड, दोनों इंटीजर्स को उलट पुलट करके। अब यहाँ पे हम करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं उसकी वैल्यू रख दूँ, b की जगह पे मैंने -7 टेक किया था तो यहाँ पे -7, a की जगह पे -10, देन यहाँ पे -10, और दोनों के बीच में बच्चों विथ सिंबल सब्ट्रैक्शन का सिंबल, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सब्ट्रैक्शन का सिंबल। अब देखते हैं, -10 तो -10, -10 था तो -10 मैंने रख लिया। अब 7 के आगे बच्चों सब्ट्रैक्शन का सिंबल है यहाँ पे, और उससे आगे वापस सब्ट्रैक्शन यानी माइनस देन माइनस गेटिंग प्लस। अगर सेम साइन होती है तो आप प्लस करते हो, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो, नेगेटिव एंड 7 के आगे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई होगा 7। तो बच्चों यहाँ पे -10 है +7 है, बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट सिंबल, देन वी गेटिंग द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। -10 +7 कितना बचेगा? -3। क्यों -3? क्योंकि 10 में से 7 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 बचता है यानी 3, और 10 लार्जर नंबर है, उसके पास नेगेटिव की सिंबल है, इसीलिए -3 यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, इस साइड क्या होता है चलो देखते हैं। पहले -7 देन -7 एज इट इज, 10 -10 देन माइनस सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 10 यहाँ पे रहेगा,
तो एक के पास नेगेटिव सिंबल, एक के पास पॉजिटिव सिंबल, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे 10 में से 7 का सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 3, जबकि 10 के पास पॉजिटिव सिंबल है, दोनों में लार्जेस्ट नंबर 10 था और उसके पास पॉजिटिव सिंबल है, तो हम इसको 3 को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब दोनों के आंसर को देखो, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। -3 एंड 3 देर आर नॉट सेम, ठीक है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में आपने देखा कि यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे पॉजिटिव, ऐसे ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है। देखो दोनों की जगह में कितना फर्क है, एक इस साइड पे बैठा है, एक इस साइड पे बैठा है, तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं कि commutative property are not follow under the process of subtraction, ठीक है। इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती नहीं है, यानी a माइनस बी करो और b माइनस ए करो, आपको आंसर सेम नहीं मिलता, ठीक है। ये इसका ये इसका मीनिंग था। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई दो इंटीजर्स के लिए फॉलो होती है एडिशन के अंदर, ऐसे वो सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं होती, दोनों में आंसर सेम नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई दो इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, कहाँ पे, जब आप बात कर रहे हो अंडर द एडिशन प्रोसेस, ठीक है। बट व्हेन यू आर ट्राई टू डिस्कस अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट commutative property does not obey under the subtraction process related to two integers, okay। तो ये तो सिंपली उसका commutative properties आपने देख लिया। चलो अब देखते हैं हम associative property। associative property बच्चों, associative property में हमने एडिशन में ये देखा था कि अगर a प्लस बी, ये दोनों इंटीजर्स को पहले मैं प्लस करूँ और उसके बाद उसका c के साथ प्लस करूँ, तो जो आंसर मिलेगा वो b प्लस सी को पहले ऐड करने के बाद a के साथ प्लस करने के बाद जितना भी आंसर मिलेगा उसके साथ वो इक्वल होगा। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था। यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे और फिर इसको देखेंगे कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के साथ फॉलो होता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई भी इंटीजर्स ले ले, जैसे कि मैं ले लूँ 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। पहले इसको मैं प्लस करूँ एंड देन रिजल्ट मिलेगा 3 के साथ प्लस करना है मुझे। यहाँ पे भी मैं टेक कर देता हूँ 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके क्लियर। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो रिजल्ट क्या सेम मिलता है, चलो देखते हैं। 2 प्लस 1 3 होता है, तो मैंने 3 रख दिया, 3 प्लस 3 इज गेटिंग 6, ये 3 वाला यहाँ पे रखा एंड 3 प्लस 3 गेटिंग 6। चलो यहाँ पे देखते हैं 1 2 प्लस 3 मेक्स 5 एंड 5 प्लस 1 मेक्स 6, देन इज टोटल गेटिंग 6। क्या 6 अपने आप में इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, इक्वल होगी। यानी a प्लस बी प्लस सी करने से a प्लस बी प्लस सी करने के आंसर सेम होगा, ओके। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था एडिशन प्रोसेस के साथ, ठीक है। और हमने ये देखा था कि कोई भी 3 इंटीजर्स, या तो 2 या तो मोर देन 2 इंटीजर्स, 2 या तो 2 से ज़्यादा इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे होते हो तो ये बात मैटर नहीं करती कि कौन से 2 इंटीजर्स को आप पहले ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहना था। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सेम टू सेम, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे भी a माइनस बी माइनस सी। पहले मैं ये दोनों के इंटीजर्स का मैं डिफरेंस निकालूंगा, यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसका डिफरेंस c के साथ इसका रिजल्ट निकलेगा, उसको a में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे, ओके बच्चों। आपको ये बात याद रहे यहाँ पे कि a b c कोई ABCD नहीं है, ये हमारे लिए वैसे देखा जाए तो एक वेरिएबल है, पर हम इंटीजर्स के लिए ये डिस्कस करें। यहाँ पे a b c आपके लिए कोई ना कोई इंटीजर से आप ऐसा मानकर चलो। अच्छा, तो a b c है हमारे पास, यही नंबर रख देते हैं 1 2 3, देन 1 माइनस 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3, ओके बच्चों। चलो देखते हैं
1 माइनस टू क्या मिलता है, 1 माइनस टू करने से आपको मिलेगा -1। देखो 1 है पॉजिटिव, 2 है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। और आप लोगों को पता है कि जब नेगेटिव सिंबल आता है तो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना होता है। 2 में से 1 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है। 2 जबकि बड़ा नंबर है, उसके पास सिंबल है नेगेटिव का, तो 1 को अप्लाई होगा नेगेटिव। -3 देन -3। यहाँ पे देखते हैं 1 एज इट इज -2 -3। अगेन देखो 2 के पास कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव। कई बच्चे कहते हैं कि 2 के पास सर नेगेटिव सिंबल है, ये वाला सिंबल को आप मत देखो। 2 के आगे यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले उसको देखो कि ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल है 2 और ब्रैकेट के बीच में है पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव, 3 है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यानी डिफरेंस साइन हो गई। डिफरेंस साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होता है। 3 में से 2 का सब्ट्रैक्शन करो, आपको मिलेगा 1। ठीक है, देखो मैंने ब्रैकेट का तो अभी रखा ब्रैकेट, ठीक है। 1 बचेगा। 1 के पास सिंबल कौन सा आएगा, आपने देखा यहाँ पे 3 के पास नेगेटिव सिंबल है तो इसको नेगेटिव अप्लाई करेंगे। 6 स्टैंडर्ड में हमने ये देखा है, ठीक है, कि ये कैसे प्रोसेस करते हैं, फिर भी मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ओके, हमने देखा ये भी था कि कोई दो नंबर्स के बीच में दो सिंबल कभी नहीं होते, एक ही सिंबल होता है। यहाँ पे तो दो सिंबल है, देखो नेगेटिव और नेगेटिव दो सिंबल है, तो दो सिंबल को हटाकर एक सिंबल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में फाइट चलेगी। बोथ कैसी सिंबल, यहाँ पे सेम सिंबल आ गए, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन होती है तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 + 1 गेटिंग 2। यहाँ पे -1 -3 है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों आपको, दोनों के पास सेम साइन है। जब सेम साइन होती है तो प्लस, जैसे यहाँ पे सेम साइन देन प्लस, यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस करेंगे, तो 3 + 1 कितना होगा 4। पर यहाँ पे तो सिंबल के बीच में फाइट चल रही थी, यहाँ पे तो डिजिट के बीच में फाइट है। तो जीतेगा कौन, 3, क्योंकि 3 के पास नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई होगा। ओके, अब आप दोनों के रिजल्ट्स को देखो, ये बात कर रहा है -4 की, जबकि ये बात कर रहे हैं +2 की। क्या ये दोनों नंबर्स अपने आप में सेम है, ये तो बिल्कुल सेम नहीं है। इफ -4 × 2 डज नॉट इक्वल टू, है ना, इक्वल है ही नहीं है, तो फिर ये भी प्रॉपर्टीज इक्वल होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट इनमें से ही तो आए थे बाहर, ये प्रोसेस करने के बाद ही तो ये दोनों रिजल्ट आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि a - b देन -c करेंगे, तो आप जब पीछे वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन पहले वाले इंटीजर्स में से उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आंसर में दोनों की प्रोसेस का आंसर सेम नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 6 6 मिल रहा था, ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पे भी सेम आंसर मिले। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इफ एनी मोर टू या तो मोर देन 2 इंटीजर्स को जब आप डिफरेंस निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ये, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करेगा। ओके बच्चों, आप इसके अलावा भी कोई एग्जांपल अपने घर पे ले सकते हो और बैठे बैठे चेक कर सकते हो कि क्या a - b - c करने से a - b - c किया हुआ आंसर को इक्वल मिलता है। आप देखेंगे कि आंसर इक्वल नहीं मिलेगा, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास a b और c तीनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। इम्पोर्टेंस हमने प्रॉपर्टी देख ली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस 1.1 की। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।